हाय दोस्तों। आज की क्लास बहुत खास होने वाली है। पता है क्यों? क्योंकि आज हम एक ऐसे चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जो तुम्हारी रोजाना की जिंदगी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। सोचो, सुबह उठे, फोन उठाया, किसी को पेमेंट करनी थी, गूगल पे या फोन पे से यूपीआई किया, वो बैंकिंग सर्विस है। फिर घर से निकले, एक ऑटो किया, ऑटो वाले ने कहा, दीदी आज पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, ज्यादा किराया लगेगा। पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ते हैं? वो इंश्योरेंस और बैंकिंग का खेल है। फिर आपने अपनी फेवरेट दुकान से कुछ खरीदा, कार्ड स्वाइप किया, वो भी बैंकिंग सर्विस है। फिर शाम को घर आए, टीवी ऑन किया, न्यूज़ देख रहे थे कि फुला इंश्योरेंस कंपनी ने नया हेल्थ प्लान लॉन्च किया है, वो इंश्योरेंस सर्विस है। तो देखा, तुम्हारी पूरी दिनचर्या बिजनेस सर्विसेज के इर्द गिर्द घूमती है, चाहे तुम्हें पता हो या ना हो। बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, ये सब बिजनेस सर्विसेज हैं जो हमारी लाइफ को इजी बनाती है, हमारे बिजनेस को स्मूथ बनाती है और इकोनॉमी को चलाती है। आज से हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 4, बिजनेस सर्विसेज। पिछले 3 चैप्टर्स में हमने बिजनेस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की थी। चैप्टर 1 में हमने नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस पढ़ा। बिजनेस क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, क्लासिफिकेशन और रिस्क। चैप्टर 2 में हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पढ़े, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एचयूएफ, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी। चैप्टर 3 में हमने पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस पढ़े, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट कंपनीज, जॉइंट वेंचर्स, पीपीपी मॉडल। अब चैप्टर 4 में हम पढ़ेंगे कि जो बिजनेसेस है उन्हें सपोर्ट करने वाली सर्विसेज कौन सी है। बिजनेस सर्विसेज वो सर्विसेज हैं जो बिजनेस को चलाने में हेल्प करती हैं, उनकी बैकबोन होती है। जैसे एक कार चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, इंजन चाहिए, स्टीयरिंग चाहिए, वैसे ही बिजनेस चलाने के लिए बैंकिंग चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। ये सर्विसेज बिजनेस की लाइफ ब्लड है, इनके बिना बिजनेस 1 मिनट भी नहीं चल सकता। आज की क्लास में हम कवर करेंगे बैंकिंग, टाइप्स ऑफ बैंक्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, बैंकिंग सर्विसेज जैसे ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, बैंक ड्राफ्ट, ई बैंकिंग। फिर इंश्योरेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। फिर कम्युनिकेशन और पोस्टल सर्विसेज का ओवरव्यू। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये डायरेक्टली प्रैक्टिकल है। तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा बैंक अकाउंट कैसे काम करता है, इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, क्लेम कैसे फाइल करते हैं, ई बैंकिंग के फायदे और खतरे क्या है। मैं हूं तुम्हारी डिजिटल बेस्टी डोली एआई और माइलस्टोन द लर्निंग हब ऑफ इंडिया में तुम्हारा स्वागत है। यहाँ हम बोरिंग लेक्चर्स नहीं, इंटरेस्टिंग सेशंस करते हैं, रियल लाइफ से कनेक्टेड एग्जाम्पल्स देते हैं। तो रेडी हो जाओ, अपनी नोटबुक खोलो, पेन हाथ में लो, पानी की बोतल पास रखो और चलो शुरू करते हैं चैप्टर 4, बिजनेस सर्विसेज। अब हम आते हैं बिजनेस सर्विसेज के पहले और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप पर, और वो है बैंकिंग। बैंकिंग को ऐसे समझो जैसे बिजनेस की लाइफ ब्लड। जैसे इंसान के शरीर में खून दौड़ता है, वैसे ही बिजनेस में पैसा दौड़ता है और उस पैसे को दौड़ाने का काम करता है बैंक। बैंकिंग का सिंपल मीनिंग है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लोगों से डिपॉजिट्स लेती है, उन्हें सेफ रखती है, जरूरत पड़ने पर लोन देती है और पेमेंट ट्रांजैक्शंस फैसिलिटेट करती है। बैंक एक ब्रिज है उन लोगों के बीच जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है और उन लोगों के बीच जिनको पैसे की जरूरत है। सोचो, तुम्हारे पास 50,000 रुपए एक्स्ट्रा है, तुम्हें कुछ महीनों तक उनकी जरूरत नहीं है, तुम बैंक में जमा कर देते हो, बैंक तुम्हें इंटरेस्ट देता है, मान लो 4% एनुअल। दूसरी तरफ एक बिजनेसमैन को लोन चाहिए अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए, उसे नए मशीन्स खरीदनी है, नए एम्प्लॉयज रखने हैं। बैंक तुम्हारा पैसा उस बिजनेसमैन को लोन दे देती है और उससे 10% इंटरेस्ट लेती है। ये 10% और 4% के बीच का 6% का डिफरेंस बैंक की इनकम है। यही बैंकिंग का बेसिक मॉडल है और इसी को फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन कहते हैं। बैंक सेवर और बोरोवर के बीच की कड़ी है। अब अगर बैंक ना हो तो क्या होगा? सोचो, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसा है, तुम्हें उसे कहीं सेफ रखना है। घर में रखो तो चोरी का डर, आग का डर।
किसी को लोन दो तो भरोसा नहीं कि वो लौटा देगा। दूसरी तरफ बिजनेसमैन को लोन चाहिए, लेकिन उसे कोई ऐसा आदमी नहीं मिल रहा जो उसे लोन दे सके। यही बैंक आता है जो दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अब इंडिया में बैंक्स कितने टाइप्स की होती हैं? ब्रॉडली 4 कैटेगरीज है। पहली, कमर्शियल बैंक्स। ये वो बैंक्स है जो आम लोगों और बिजनेसेस को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। ये पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक्स है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक्स है। कमर्शियल बैंक्स का मेन काम डिपॉजिट्स लेना और लोन देना है। दूसरी, कोऑपरेटिव बैंक्स। ये बैंक्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज के प्रिंसिपल्स पर काम करती हैं। इनका मोटिव प्रॉफिट नहीं, बल्कि मेंबर्स की सर्विस करना है। जैसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स शहरों में, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स गांव में। ये छोटे बोरोवर्स को लोन देती है, जैसे फार्मर्स, स्मॉल ट्रेडर्स, आर्टिजन्स। तीसरी, स्पेशलाइज्ड बैंक्स। ये बैंक्स स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए बनी है, जैसे नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करती है। सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये छोटी इंडस्ट्रीज के लिए काम करती है। एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेसेस के लिए काम करती है। एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक। ये हाउसिंग सेक्टर के लिए काम करती है। चौथी, सेंट्रल बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, इंडिया का सेंट्रल बैंक है, सब बैंक्स का बॉस। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, करेंसी इशू करता है, बैंक्स को रेगुलेट करता है, गवर्नमेंट का बैंकर है। आरबीआई आम लोगों के साथ डायरेक्टली डील नहीं करता, वो बैंक्स के साथ डील करता है। अब बैंकिंग के फंक्शंस क्या है? 2 मेन कैटेगरीज है, प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस में आता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। बैंक लोगों से डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट्स में डिपॉजिट्स लेती है। सेविंग्स अकाउंट, आम लोगों के लिए इंटरेस्ट मिलता है। करंट अकाउंट, बिजनेसमैन के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं, अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस। फिक्स्ड डिपॉजिट, एक लंप सम अमाउंट एक फिक्स्ड पीरियड के लिए, ज्यादा इंटरेस्ट। रिकरिंग डिपॉजिट, हर महीने फिक्स्ड अमाउंट जमा करो, मैच्योरिटी पर लंप सम लो। दूसरा प्राइमरी फंक्शन है लेंडिंग मनी। बैंक डिपॉजिट्स में से एक हिस्सा लोगों को लोन देती है, लेकिन पूरी डिपॉजिट्स लोन नहीं दे सकती। कुछ हिस्सा रिजर्व रखना पड़ता है, जिसे सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, और एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। लोन्स के टाइप्स हैं पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट। लोन पर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती है जो उसकी में इनकम है। फिर सेकेंडरी फंक्शंस है, एजेंसी फंक्शंस और यूटिलिटी फंक्शंस। एजेंसी फंक्शंस में बैंक आपके एजेंट की तरह काम करती है। आपके बिहाफ पर पेमेंट कलेक्ट करना, चेक क्लियर करना, बिल पेमेंट्स करना, डीमैट अकाउंट मेंटेन करना, म्यूचुअल फंड बेचना, इंश्योरेंस बेचना। यूटिलिटी फंक्शंस में बैंक आपको लॉकर फैसिलिटी देती है, तुम्हारे ज्वेलरी, डॉक्यूमेंट सेफ रखने के लिए। फॉरेन एक्सचेंज देती है, जब तुम्हें डॉलर्स, यूरोस चाहिए फॉरेन ट्रिप के लिए। ट्रैवलर्स चेक इशू करती है, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करती है। इंटरनेशनल ट्रेड में बायर और सेलर के बीच ट्रस्ट बनाने के लिए अंडरराइटिंग करती है। और आज के टाइम में डिजिटल बैंकिंग ने तो बैंकिंग को पूरी तरह बदल दिया है। यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, व्हाट्सएप बैंकिंग। अब आप घर बैठे फोन उठाकर किसी को भी पेमेंट कर सकते हो, बिल भर सकते हो, एफडी कर सकते हो, लोन अप्लाई कर सकते हो। बैंकिंग इतनी इजी और एक्सेसिबल हो गई है। तो दोस्तों, ये था बैंकिंग का डिटेल्ड इंट्रोडक्शन। अगले स्लाइड में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स इन और डिटेल में। अब हम आते हैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक पर, और वो है टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स। सोचो, तुमने अपनी लाइफ में कोई ना कोई बैंक अकाउंट तो जरूर खोला होगा, या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे नाम से खोला होगा। शायद एक छोटी सी सेविंग्स अकाउंट होगी जिसमें तुम अपनी पॉकेट मनी जमा करते हो, या शायद तुम्हारी माँ ने एक रिकरिंग डिपॉजिट खोली है जिसमें हर महीने थोड़ा पैसा जमा करती है,
या शायद तुम्हारे पापा ने एक फिक्स्ड डिपॉजिट करवाई है जिसमें एक लंप सम अमाउंट लॉक कर दी है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि बैंक अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? और हर टाइप का अपना पर्पस है, अपने फायदे हैं, अपनी लिमिटेशंस हैं, अपनी इंटरेस्ट रेट्स हैं, अपनी कंडीशंस हैं। आज हम 4 मेन टाइप्स के बैंक अकाउंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। और मैं तुम्हें इतने एग्जाम्पल्स दूंगा, इतनी कहानियां सुनाऊंगा कि तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। पहला है सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट आम लोगों के लिए होता है जो अपनी सेविंग्स को सेफ रखना चाहते हैं और थोड़ा इंटरेस्ट भी कमाना चाहते हैं। इस अकाउंट में आप जितना पैसा रखते हो उस पर बैंक आपको इंटरेस्ट देती है, जनरली 3% से 4% एनुअली। इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है डेली बैलेंस पर, लेकिन क्रेडिट होता है क्वार्टरली या हाफ ईयरली। सेविंग्स अकाउंट में ट्रांजैक्शन की कोई मिनिमम लिमिट नहीं होती, लेकिन मैक्सिमम लिमिट हो सकती है, जैसे 1 महीने में 5 फ्री ट्रांजैक्शंस के बाद चार्जेस लग सकते हैं। मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, नहीं तो पेनल्टी लगती है। अलग अलग बैंक्स की अलग मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट्स है। कुछ बैंक्स में 1,000 रुपए, कुछ में 5,000, कुछ में 10,000। सेविंग्स अकाउंट का मेन पर्पस सेविंग्स को एनकरेज करना है, इसलिए इंटरेस्ट रेट कम होता है। लेकिन आजकल सेविंग्स अकाउंट के अंदर भी कई वेरिएशंस है। बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट, ये जीरो बैलेंस अकाउंट है, कोई मिनिमम बैलेंस नहीं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे मैक्सिमम 4 विड्रॉल्स पर मंथ। सैलरी अकाउंट, कंपनीज अपने एम्प्लॉयज के लिए खोलती हैं, जीरो बैलेंस, फ्री अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस, लेकिन अगर सैलरी 3 महीने तक क्रेडिट नहीं हुई तो नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। स्टूडेंट अकाउंट, स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल बेनिफिट्स, कम मिनिमम बैलेंस, फ्री चेकबुक। सीनियर सिटीजन अकाउंट, ज्यादा इंटरेस्ट रेट, जनरली 0.5% एक्स्ट्रा। सेविंग्स अकाउंट के फायदे क्या है? पहला, पैसा सेफ रहता है। दूसरा, इंटरेस्ट मिलता है। तीसरा, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, चेकबुक, नेट बैंकिंग, यूपीआई सब फैसिलिटीज मिलती हैं। चौथा, किसी भी टाइम पैसा निकाल सकते हो, लेकिन एक लिमिटेशन है, इंटरेस्ट रेट कम होता है, इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता। दूसरा है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बिजनेसमैन और कंपनीज के लिए होता है, जिनको डेली बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करने होते हैं। सोचो एक शॉपकीपर है, उसके पास रोज 100 कस्टमर्स आते हैं। कोई कैश देता है, कोई कार्ड से पेमेंट करता है, कोई यूपीआई करता है। उसे रोज सप्लायर्स को पेमेंट भी करनी होती है, एम्प्लॉयज को सैलरी भी देनी होती है, रेंट भी देना होता है। इतनी सारी ट्रांजैक्शंस के लिए सेविंग्स अकाउंट सूटेबल नहीं है, क्योंकि उसमें ट्रांजैक्शन लिमिट होती है, इसलिए करंट अकाउंट बेस्ट है। करंट अकाउंट की सबसे बड़ी खास बात है कि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। हाँ, सही सुना, जीरो इंटरेस्ट। लेकिन इसके बदले में इसमें अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस अलाउड है। आप दिन में कितनी भी बार पैसा जमा कर सकते हो, निकाल सकते हो, कोई लिमिट नहीं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी करंट अकाउंट के साथ मिलती है, मतलब आप अपने बैलेंस से ज्यादा पैसा निकाल सकते हो, एक लिमिट तक, और सिर्फ यूज किए गए अमाउंट पर इंटरेस्ट देना होगा। करंट अकाउंट के लिए मिनिमम बैलेंस ज्यादा रखना पड़ता है, जैसे 10,000, 25,000, 50,000 या 1 लाख भी, डिपेंडिंग ऑन बैंक। करंट अकाउंट बिजनेसेस के लिए बहुत यूजफुल है। Sole proprietors, partnership firms, companies, trusts, societies, सब current account खोल सकते हैं। Current account के फायदे: unlimited transactions, overdraft facility, business की professional image बनती है। Limitation: कोई interest नहीं मिलता, minimum balance ज्यादा रखना पड़ता है। तीसरा है fixed deposit, जिसे FD कहते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट में आप एक लंप सम अमाउंट एक बार जमा करते हो, एक फिक्स्ड पीरियड के लिए, जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल या 10 साल भी। इस पीरियड में आप पैसा निकाल नहीं सकते, ये लॉक्ड रहता है। अगर इमरजेंसी में निकालना पड़े तो पेनल्टी लगती है। जनरली 1% इंटरेस्ट कम हो जाता है। एफडी पर इंटरेस्ट रेट सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा होता है, जनरली 5% से 8% एनुअली, डिपेंडिंग ऑन टेन्योर और बैंक। लंबी टेन्योर का एफडी ज्यादा इंटरेस्ट देता है।
सीनियर सिटीजन्स को जनरली 0.25% से 0.5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है। एफडी एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, इसमें रिस्क नहीं है, गारंटीड रिटर्न मिलता है। शेयर मार्केट की तरह एफडी में आपका पैसा डूब नहीं सकता। एफडी की एक और खास बात, आप एफडी पर लोन भी ले सकते हो। अगर आपके पास 1 लाख की एफडी है तो आप उसके अगेंस्ट 80,000 से 90,000 तक का लोन ले सकते हो, और वो भी कम इंटरेस्ट रेट पर। तो एफडी उन लोगों के लिए अच्छी है जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है और वो उसे सेफ रखकर गारंटीड रिटर्न चाहते हैं। चौथा है रेकरिंग डिपॉजिट, जिसे आरडी कहते हैं। रेकरिंग डिपॉजिट में आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जमा करते हो, एक फिक्स्ड पीरियड के लिए, जैसे हर महीने 1,000 रुपए 2 साल के लिए, या हर महीने 5,000 रुपए 5 साल के लिए। मैच्योरिटी पर आपको पूरी जमा रकम प्लस इंटरेस्ट एक साथ मिलता है। आरडी उन लोगों के लिए अच्छी है जो हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाकर सेव करना चाहते हैं, जैसे स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ्स, छोटे एम्प्लॉयज, डेली वेज वर्कर्स। आरडी पर भी इंटरेस्ट रेट एफडी जैसा ही होता है, जनरली 5% से 7%। आरडी का फायदा ये है कि आपको एक साथ बड़ी अमाउंट जमा नहीं करनी पड़ती। हर महीने छोटी अमाउंट से भी आरडी स्टार्ट हो सकती है, जैसे 500 रुपए महीना। आरडी में एक लिमिटेशन है, अगर आप बीच में बंद करना चाहें तो पेनल्टी लगती है। आरडी एक डिसिप्लिन्ड सेविंग्स का तरीका है। हर महीने फिक्स्ड अमाउंट जमा करना आदत बन जाती है और मैच्योरिटी पर एक अच्छी रकम हाथ में आती है। तो दोस्तों, ये थे 4 में टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स। सेविंग्स अकाउंट, फ्लेक्सिबल, लो इंटरेस्ट फॉर जनरल पब्लिक। करंट अकाउंट, नो इंटरेस्ट, अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस फॉर बिजनेसेस। फिक्स्ड डिपॉजिट, लंप सम, फिक्स्ड पीरियड, हाई इंटरेस्ट, सेफ इन्वेस्टमेंट। और रिकरिंग डिपॉजिट, मंथली स्मॉल सेविंग्स, फिक्स्ड पीरियड, गुड इंटरेस्ट, डिसिप्लिन्ड सेविंग। इनके अलावा भी कुछ अकाउंट्स हैं, जैसे एनआरआई अकाउंट्स, डीमैट अकाउंट, लेकिन ये 4 में है जो तुम्हें एग्जाम के लिए और प्रैक्टिकल लाइफ के लिए जानना जरूरी है। अगले स्लाइड में हम पढ़ेंगे बैंकिंग सर्विसेज, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, बैंक ड्राफ्ट और चेक। अब हम आते हैं बैंकिंग के कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज पर जो बिजनेस के लिए बहुत यूजफुल है और एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम 4 बैंकिंग सर्विसेज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे: ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, बैंक ड्राफ्ट और चेक। पहले बात करते हैं ओवरड्राफ्ट की। ओवरड्राफ्ट एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें बैंक आपको आपके करंट अकाउंट में मौजूद बैलेंस से ज्यादा पैसा निकालने की परमिशन देती है, एक स्पेसिफिक लिमिट तक। सिंपल वर्ड्स में, आपके अकाउंट में 50,000 रुपए है, लेकिन आपको 80,000 रुपए की जरूरत है। बैंक आपको 30,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट दे सकती है। ये एक शॉर्ट टर्म लोन है जो जनरली करंट अकाउंट होल्डर्स को मिलता है। ओवरड्राफ्ट की सबसे बड़ी खास बात है कि इसमें इंटरेस्ट सिर्फ यूज किए गए अमाउंट पर लगता है, पूरी लिमिट पर नहीं। अगर बैंक ने आपको 1 लाख की ओवरड्राफ्ट लिमिट दी है, लेकिन आपने सिर्फ 30,000 यूज किए, तो इंटरेस्ट सिर्फ 30,000 पर लगेगा, बाकी 70,000 पर नहीं। दूसरी खास बात, ओवरड्राफ्ट में कोई फिक्स्ड ईएमआई नहीं होती। आप जब चाहे जितना पैसा वापस कर सकते हो। ये फैसिलिटी बिजनेसमैन के लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि उन्हें अक्सर शॉर्ट टर्म फंड की जरूरत होती है, जैसे सप्लायर को पेमेंट करनी है लेकिन कस्टमर से पेमेंट आने में 1 हफ्ता है। ओवरड्राफ्ट के लिए बैंक जनरली कोलैटरल मांगती है, जैसे एफडी, प्रॉपर्टी पेपर्स या किसी की गारंटी। ओवरड्राफ्ट सिक्योर्ड भी हो सकता है और अनसिक्योर्ड भी। सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट में कोलैटरल देना पड़ता है, इंटरेस्ट रेट कम होता है। अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट में कोलैटरल नहीं देना पड़ता, लेकिन इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है। ओवरड्राफ्ट एक रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी है, जैसे जैसे आप पैसा वापस करते हो, लिमिट वापस अवेलेबल हो जाती है। दूसरा है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट भी ओवरड्राफ्ट जैसी ही फैसिलिटी है, लेकिन ये स्पेशली बिजनेसेस के लिए होती है, वर्किंग कैपिटल की जरूरत को पूरा करने के लिए। कैश क्रेडिट में बैंक आपको आपके स्टॉक, इन्वेंटरी या रॉ मटेरियल के अगेंस्ट लोन देती है। मान लो आपके पास 10 लाख का स्टॉक है गोदाउन में। बैंक आपको 7 से 8 लाख तक की कैश क्रेडिट लिमिट दे सकती है, उस स्टॉक को कोलैटरल मानकर। कैश क्रेडिट का मेन पर्पस बिजनेस की डे टू डे वर्किंग कैपिटल नीड्स को पूरा करना है, जैसे रॉ मटेरियल खरीदना, वेजेस देना, यूटिलिटी बिल्स भरना।
कैश क्रेडिट में भी इंटरेस्ट सिर्फ यूज किए गए अमाउंट पर लगता है, पूरी लिमिट पर नहीं। कैश क्रेडिट सिक्योर्ड लोन है, कोलैटरल देना पड़ता है, इसलिए इंटरेस्ट रेट ओवरड्राफ्ट से कम होता है। कैश क्रेडिट लिमिट को बैंक रेगुलरली रिव्यू करती है, स्टॉक के वैल्यू के हिसाब से बढ़ा या घट सकती है। ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट में डिफरेंस ये है कि ओवरड्राफ्ट जनरली शॉर्ट टर्म होता है, कुछ दिनों या हफ्तों के लिए, जबकि कैश क्रेडिट लॉन्गर टर्म होता है, महीनों या साल भर के लिए। ओवरड्राफ्ट करंट अकाउंट के साथ लिंक्ड होता है, कैश क्रेडिट अलग अकाउंट होता है। ओवरड्राफ्ट का पर्पस जनरल टेम्पररी शॉर्टेज को कवर करना है। कैश क्रेडिट का पर्पस स्पेसिफिक वर्किंग कैपिटल नीड्स को पूरा करना है। तीसरा है बैंक ड्राफ्ट, जिसे डिमांड ड्राफ्ट भी कहते हैं। बैंक ड्राफ्ट एक पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें बैंक गारंटी देती है कि पेमेंट जरूर होगी। मान लो तुम्हें किसी दूसरे शहर के कॉलेज में एडमिशन लेना है और वो कॉलेज डिमांड ड्राफ्ट मांग रहा है फीस पेमेंट के लिए। तुम अपने बैंक में जाते हो, बैंक को पैसा देते हो और बैंक तुम्हें एक डिमांड ड्राफ्ट इशू करता है उस कॉलेज के नाम। ये ड्राफ्ट एक चेक की तरह दिखता है, लेकिन ये बैंक द्वारा गारंटीड होता है। इसमें बाउंस होने का कोई रिस्क नहीं। बैंक ड्राफ्ट के लिए बैंक पहले ही पैसा ले लेती है, इसलिए पेमेंट गारंटीड होती है। बैंक ड्राफ्ट को कैंसिल भी किया जा सकता है अगर वो लॉस्ट हो जाए या यूज करने की जरूरत नहीं हो। बैंक ड्राफ्ट के चार्जेस होते हैं, जनरली 50 से 200 रुपए तक, डिपेंडिंग ऑन अमाउंट। बैंक ड्राफ्ट का फायदा ये है कि ये पेमेंट का सिक्योर तरीका है। रिसीवर को भरोसा रहता है कि पैसा जरूर मिलेगा। चेक की तरह बाउंस होने का रिस्क नहीं, इसलिए बड़ी पेमेंट्स जैसे प्रॉपर्टी परचेज, कॉलेज फीस, गवर्नमेंट पेमेंट्स, इनमें बैंक ड्राफ्ट प्रेफर किया जाता है। चौथा है चेक। चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप अपने बैंक अकाउंट से किसी को पेमेंट कर सकते हो। चेक लिखना सिंपल है, डेट लिखो, पाई का नाम लिखो, अमाउंट लिखो, वर्ड्स और फिगर्स दोनों में, साइन करो और वो चेक रिसीवर को दे दो। रिसीवर अपने बैंक में चेक जमा करेगा और पैसा तुम्हारे अकाउंट से रिसीवर के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। चेक के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। बेयर चेक, जिसके पास चेक हो वो कैश ले सकता है। ऑर्डर चेक, सिर्फ जिसके नाम चेक है वो ले सकता है। क्रॉस चेक, अकाउंट में ही जमा होगा, कैश नहीं मिलेगा। आजकल चेक की वैलिडिटी 3 मंथ्स है इशू डेट से। चेक बाउंस होना एक लीगल ऑफेंस है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के अंडर पनिशमेंट हो सकती है। इसलिए हमेशा इंश्योर करो कि तुम्हारे अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है जब तुम चेक इशू करो। चेक का फायदा ये है कि ये कन्वीनियंट है, सेफ है कैश से और रिकॉर्ड बना रहता है पेमेंट का। लेकिन चेक में रिस्क है। अगर ड्रॉर के पास बैलेंस नहीं है तो चेक बाउंस हो सकता है और रिसीवर को पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए बड़ी पेमेंट्स में लोग चेक की जगह बैंक ड्राफ्ट प्रेफर करते हैं। तो दोस्तों, ये थे 4 इंपॉर्टेंट बैंकिंग सर्विसेज: ओवरड्राफ्ट, टेम्पररी ओवरड्रॉइंग, इंटरेस्ट ओनली ऑन यूज्ड अमाउंट, कैश क्रेडिट अगेंस्ट स्टॉक फॉर वर्किंग कैपिटल, बैंक ड्राफ्ट, बैंक गारंटीड पेमेंट, नो बाउंस रिस्क, और चेक, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कन्वीनियंट बट बाउंस रिस्क। अगले स्लाइड में हम पढ़ेंगे ई बैंकिंग। अब हम आते हैं बैंकिंग के सबसे मॉडर्न और आज के टाइम में सबसे रेलेवेंट टॉपिक पर, और वो है ई बैंकिंग। ई बैंकिंग का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, मतलब बैंकिंग सर्विसेज को इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट के थ्रू कंप्यूटर या मोबाइल फोन से यूज करना, बिना फिजिकली बैंक ब्रांच में गए। सोचो, 15 से 20 साल पहले अगर तुम्हें पैसा ट्रांसफर करना होता था तो तुम्हें बैंक जाना पड़ता था, फॉर्म भरना पड़ता था, लाइन में लगाना पड़ता था और घंटों में जाके ट्रांजैक्शन होती थी। आज तुम अपने फोन से 10 सेकंड में यूपीआई से पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। ये रेवोल्यूशन आया है ई बैंकिंग की वजह से। ई बैंकिंग ने बैंकिंग को 24/7 365 दिन घर बैठे अवेलेबल बना दिया है। अब चलो इसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिटेल में समझते हैं। पहला टाइप है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग में आप बैंक की वेबसाइट पर लॉगिन करते हो अपने यूजर नेम और पासवर्ड से और अपना अकाउंट एक्सेस करते हो। वहां से आप बैलेंस चेक कर सकते हो, स्टेटमेंट देख सकते हो, फंड ट्रांसफर कर सकते हो, NEFT, RTGS, IMPS, बिल पेमेंट्स कर सकते हो, FD खोल सकते हो, लोन अप्लाई कर सकते हो,
चेकबुक रिक्वेस्ट कर सकते हो। बेसिकली जो काम ब्रांच में जाके होता था वो सब घर बैठे हो सकता है। इंटरनेट बैंकिंग के लिए आपको बैंक से यूजर आईडी और पासवर्ड लेना पड़ता है और पहली बार लॉगिन करते वक्त उसे चेंज करना पड़ता है। सिक्योरिटी के लिए ओटीपी आता है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। दूसरा टाइप है मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग में आप बैंक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करते हो और अपने फोन से ही सारी बैंकिंग सर्विसेज यूज करते हो। मोबाइल बैंकिंग और भी कन्वीनियंट है क्योंकि फोन हमेशा हाथ में रहता है। आजकल तो मोबाइल बैंकिंग ऐप्स इतनी एडवांस्ड हो गई हैं कि आप चेक की फोटो क्लिक करके डिपॉजिट कर सकते हो, क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो, एटीएम पिन चेंज कर सकते हो, कार्ड ब्लॉक कर सकते हो। तीसरा टाइप है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूपीआई ने इंडिया में पेमेंट सिस्टम में क्रांति ला दी है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम, ये सब यूपीआई ऐप्स हैं। यूपीआई में आप अपना बैंक अकाउंट लिंक करते हो, एक यूपीआई आईडी बना लेते हो, जैसे abc@OKHDFC बैंक, और बस उसी आईडी से पेमेंट कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो। यूपीआई 24/7 अवेलेबल है, इंस्टेंट है, फ्री है और बहुत सिंपल है। छोटा से छोटा वेंडर भी आज यूपीआई एक्सेप्ट करता है। सब्जी वाला भी यूपीआई क्यूआर कोड लगाए रहता है। चौथा टाइप है एटीएम और डेबिट कार्ड। एटीएम मतलब ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जहां से आप 24 घंटे सातों दिन कैश निकाल सकते हो। डेबिट कार्ड आपके सेविंग्स या करंट अकाउंट से लिंक्ड होता है और जब आप एटीएम से कैश निकालते हो या शॉप में स्वाइप करते हो तो पैसा डायरेक्टली आपके अकाउंट से डिडक्ट होता है। आजकल कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड्स भी आ गए हैं, जिन्होंने स्वाइप करने की भी जरूरत नहीं, बस मशीन के पास लाओ और पेमेंट हो जाती है। पांचवा टाइप है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से अलग है। डेबिट कार्ड में आप अपना पैसा यूज करते हो, क्रेडिट कार्ड में आप बैंक का पैसा यूज करते हो। बैंक आपको एक क्रेडिट लिमिट देती है, मान लो 50,000 रुपए की। आप उस लिमिट के अंदर शॉपिंग कर सकते हो और बाद में बिल भर सकते हो। जनरली 30 से 45 दिन की इंटरेस्ट फ्री पीरियड होती है। अगर आप टाइम पर बिल भर देते हो तो कोई इंटरेस्ट नहीं, अगर लेट करते हो तो हैवी इंटरेस्ट लगता है, 2 से 3% पर मंथ। छठा टाइप है NEFT, RTGS, IMPS। ये 3 फंड ट्रांसफर सिस्टम्स है। NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। इसमें ट्रांजैक्शंस बैच में प्रोसेस होती है, हर घंटे, आमतौर पर 2 घंटे में पैसा पहुंचता है। नेफ्ट 24/7 अवेलेबल है आजकल, कोई मिनिमम लिमिट नहीं, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं। RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसमें ट्रांजैक्शन रियल टाइम में प्रोसेस होती है, इंस्टेंटली, लेकिन मिनिमम 2 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन के लिए। IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये 24/7 इंस्टेंट फंड ट्रांसफर है, कोई मिनिमम लिमिट नहीं, मैक्सिमम 5 लाख तक जनरली। अब ई बैंकिंग के फायदे क्या हैं? पहला फायदा कन्वीनियंस, घर बैठे फोन से कभी भी कहीं भी बैंकिंग। दूसरा फायदा टाइम सेविंग, ब्रांच जाने की जरूरत नहीं, लाइन में लगने की जरूरत नहीं। तीसरा फायदा 24/7 अवेलेबिलिटी, ब्रांच के टाइमिंग्स होती हैं लेकिन ई बैंकिंग हमेशा अवेलेबल है। चौथा फायदा लोअर कॉस्ट, बैंक का ऑपरेशन कॉस्ट कम होता है, इसलिए कुछ सर्विसेज फ्री या कम चार्जेस में मिलती हैं। पांचवा फायदा इंस्टेंट, यूपीआई, IMPS, RTGS से पैसा इंस्टेंटली ट्रांसफर हो जाता है। छठा फायदा पेपरलेस, डिजिटल रिकॉर्ड्स, नो पेपर, एनवायरनमेंट फ्रेंडली। सातवां फायदा ग्लोबल एक्सेस, दुनिया के किसी भी कोने से अपना इंडियन बैंक अकाउंट एक्सेस कर सकते हो। लेकिन ई बैंकिंग के साथ कुछ रिस्क्स भी हैं और उन रिस्क्स को समझना और प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है। पहला रिस्क फिशिंग, फेक ईमेल्स, फेक वेबसाइट्स जो बिल्कुल बैंक की ओरिजिनल वेबसाइट जैसी दिखती हैं, वो आपका यूजर नेम, पासवर्ड, OTP चुरा सकती हैं। प्रिकॉशन, हमेशा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट टाइप करो ब्राउजर में, कभी भी ईमेल लिंक से ना जाओ। दूसरा रिस्क विशिंग, फोन कॉल्स करके फ्रॉडस्टर्स बैंक ऑफिसर बनकर आपकी डिटेल्स ले सकते हैं। प्रिकॉशन, बैंक कभी भी फोन पर आपसे पासवर्ड, OTP, CVV नहीं पूछती। तीसरा रिस्क कार्ड स्किमिंग,
एटीएम या स्वाइप मशीन में डिवाइस लगाकर आपका कार्ड डेटा चुरा लिया जाता है। प्रिकॉशन: एटीएम यूज करते वक्त कीबोर्ड कवर करो, सस्पिशियस मशीन अवॉइड करो। चौथा रिस्क, मैलवेयर। आपके फोन या कंप्यूटर में वायरस घुस सकता है जो आपकी बैंकिंग डिटेल्स चुरा सकता है। प्रिकॉशन: अपडेटेड एंटीवायरस रखो, अननोन ऐप्स इंस्टॉल मत करो, पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग मत करो। पांचवा रिस्क, शोल्डर सर्फिंग। कोई आपके पीछे खड़ा होकर आपका पिन देख सकता है। प्रिकॉशन: एटीएम या शॉप में पिन डालते वक्त कीबोर्ड कवर करो। तो दोस्तों, ई बैंकिंग एक बून है, लेकिन इसके साथ साइबर सेफ्टी भी उतनी ही जरूरी है। अगले स्लाइड में हम पढ़ेंगे इंश्योरेंस। अब हम आते हैं बिजनेस सर्विसेज के दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट टाइप पर, और वो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस को ऐसे समझो जैसे एक सेफ्टी नेट, एक प्रोटेक्शन शील्ड जो तुम्हें अनएक्सपेक्टेड लॉसेस से बचाता है। सोचो, तुम्हारी एक फैक्ट्री है, उसमें बहुत सारी मशीन्स है, बहुत सारा स्टॉक है। एक दिन अचानक से आग लग जाती है, सब कुछ जलकर राख हो जाता है। तुम्हारी सारी जिंदगी की कमाई, तुम्हारा पूरा बिजनेस एक पल में खत्म। लेकिन अगर तुमने पहले से इंश्योरेंस करा रखा है, तो इंश्योरेंस कंपनी तुम्हें कॉम्पेंसेट करेगी, तुम्हारा लॉस कवर करेगी, तुम्हें वापस अपने पैरों पर खड़े होने का मौका मिलेगा। यही इंश्योरेंस की पावर है। इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक एग्रीमेंट है तुम्हारे और इंश्योरेंस कंपनी के बीच। इस कॉन्ट्रैक्ट में इंश्योरेंस कंपनी, जिसे इंश्योरर कहते हैं, प्रॉमिस करती है कि अगर फ्यूचर में कोई स्पेसिफाइड लॉस हुआ, जैसे आग, चोरी, एक्सीडेंट, डेथ, तो वो तुम्हें इंश्योर्ड कॉम्पेंसेट करेगी। इसके बदले में तुम कंपनी को एक छोटी सी अमाउंट हर साल दोगे, जिसे प्रीमियम कहते हैं। ये प्रीमियम तुम्हारा प्रोटेक्शन फी है। अब इंश्योरेंस के फंक्शंस क्या है, ये कैसे काम करता है? पहला फंक्शन है प्रोवाइड सर्टेनिटी। बिजनेस में अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है, कल क्या होगा कोई नहीं जानता। इंश्योरेंस उस अनसर्टेनिटी को सर्टेनिटी में बदलता है। तुम्हें पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इंश्योरेंस कंपनी तुम्हें कवर करेगी। दूसरा फंक्शन है रिस्क शेयरिंग। इंश्योरेंस का बेसिक प्रिंसिपल है कि बहुत सारे लोग मिलकर रिस्क शेयर करते हैं। लाखों लोग इंश्योरेंस कराते हैं, प्रीमियम देते हैं। उन प्रीमियम्स का एक पूल बनता है, और जिस किसी को लॉस होता है उसे उस पूल में से कॉम्पनसेट कर दिया जाता है। तो एक्चुअली में सारे इंश्योर्ड लोग मिलकर एक दूसरे का रिस्क शेयर कर रहे हैं। तीसरा फंक्शन है कैपिटल फॉर्मेशन। इंश्योरेंस कंपनीज जो प्रीमियम कलेक्ट करती है, वो सिंपली बैंक में नहीं रखती, वो उस पैसे को इकोनॉमी में इन्वेस्ट करती हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, स्टॉक मार्केट में। इससे देश की इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, कैपिटल फॉर्मेशन होता है। चौथा फंक्शन है प्रोटेक्शन। इंश्योरेंस तुम्हें और तुम्हारे फैमिली को फाइनेंशियल रुइन से बचाता है। अगर एक बिजनेसमैन की डेथ हो जाती है, उसकी फैमिली के पास इनकम का कोई सोर्स नहीं रहता। लेकिन अगर उसने लाइफ इंश्योरेंस करा रखी है, तो फैमिली को एक लंप सम अमाउंट मिल जाता है, जिससे वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकती है। पांचवा फंक्शन है एनकरेजेस सेविंग्स। लाइफ इंश्योरेंस एक तरह की फोर्स्ड सेविंग्स है। तुम हर साल प्रीमियम देते हो और पॉलिसी के एंड में तुम्हें एक लंप सम अमाउंट मिलता है। ये एक डिसिप्लिन्ड वे है सेव करने का। अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस के कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिन पर पूरा इंश्योरेंस सिस्टम खड़ा है। अगर ये प्रिंसिपल्स नहीं होते तो इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट ही कोलैप्स हो जाता। पहला प्रिंसिपल है अटमोस्ट गुड फेथ, जिसे लैटिन में उबेरी में फीडे कहते हैं। इसका मतलब है कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज, इंश्योरर और इंश्योर्ड, को एक दूसरे के साथ पूरा ऑनेस्ट होना पड़ता है, पूरा खुलासा करना पड़ता है। कोई भी मटेरियल फैक्ट जो रिस्क को अफेक्ट कर सकता है, उसे छुपाना अलाउड नहीं है। जैसे अगर तुम्हें हार्ट की बीमारी है और तुम लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो, तो तुम्हें इंश्योरेंस कंपनी को ये बताना होगा। अगर तुमने छुपाया और बाद में कंपनी को पता चला, तो वो पॉलिसी को वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। दूसरा प्रिंसिपल है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इसका मतलब है कि इंश्योर्ड के पास उस चीज में फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए जिसका वो इंश्योरेंस करा रहा है। तुम अपने दोस्त की कार का इंश्योरेंस नहीं करा सकते,
क्योंकि उस कार में तुम्हारा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है। तुम अपनी खुद की कार का इंश्योरेंस करा सकते हो, अपनी फैक्ट्री का, अपनी लाइफ का, अपने स्पाउस की लाइफ का, अपने बच्चे की लाइफ का। लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट पॉलिसी लेने के टाइम होना चाहिए, लेकिन क्लेम के टाइम होना जरूरी नहीं। फायर और मरीन इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट पॉलिसी के टाइम और लॉस के टाइम दोनों पर होना चाहिए। तीसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इसका मतलब है कि इंश्योरेंस का पर्पस तुम्हें प्रॉफिट दिलाना नहीं है, बल्कि तुम्हें वापस उसी पोजीशन में लाना है जिसमें तुम लॉस से पहले थे। अगर तुम्हारी 5 लाख की कार का एक्सीडेंट हो गया और लॉस 50,000 का है, तो इंश्योरेंस कंपनी तुम्हें 50,000 देगी, 5 लाख नहीं। तुम लॉस से प्रॉफिट नहीं कमा सकते। ये प्रिंसिपल फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में अप्लाई होता है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में अप्लाई नहीं होता, क्योंकि लाइफ की वैल्यू मनी में मेजर नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, ये थे पहले 3 प्रिंसिपल्स। अगले स्लाइड में हम बाकी के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे: सबरोगेशन, कंट्रीब्यूशन, प्रॉक्सिमेट कॉज और मिटिगेशन ऑफ लॉस। अब हम आते हैं इंश्योरेंस के बाकी के प्रिंसिपल्स पर, जो उतने ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। पहले हमने 3 प्रिंसिपल्स पढ़े थे: अटमोस्ट गुड फेथ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। अब हम चौथा प्रिंसिपल पढ़ेंगे जो इंडेमनिटी से ही कनेक्टेड है, और वो है प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। सबरोगेशन का मतलब है कि जब इंश्योरेंस कंपनी तुम्हें लॉस कॉम्पेंसेट कर देती है, तो उसके बाद जो भी लीगल राइट्स तुम्हारे पास थे उस लॉस के रिगार्डिंग, वो राइट्स इंश्योरेंस कंपनी के पास ट्रांसफर हो जाते हैं। सिंपल वर्ड्स में, इंश्योरेंस कंपनी तुम्हारी जगह ले लेती है। मान लो तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हुआ और वो एक्सीडेंट दूसरे ड्राइवर की गलती से हुआ। तुमने अपनी इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लिया, कंपनी ने तुम्हें कॉम्पेंसेट कर दिया। अब इंश्योरेंस कंपनी उस दूसरे ड्राइवर के खिलाफ केस फाइल करेगी, उसे पैसा रिकवर करेगी। तुम डायरेक्टली उस ड्राइवर से पैसा नहीं मांग सकते, क्योंकि तुम्हारे राइट्स अब इंश्योरेंस कंपनी के पास चले गए हैं। सबरोगेशन का प्रिंसिपल इंश्योर करता है कि इंश्योर्ड को डबल बेनिफिट ना मिले, एक बार इंश्योरेंस कंपनी से और एक बार उस पार्टी से जिसने लॉस कॉज किया। ये प्रिंसिपल इंडेमनिटी का ही एक्सटेंशन है और इंश्योर्ड को प्रॉफिट बनाने से रोकता है। पांचवा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। ये प्रिंसिपल तब अप्लाई होता है जब एक ही प्रॉपर्टी या रिस्क के लिए मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस ली गई हो। मान लो तुमने अपनी फैक्ट्री का इंश्योरेंस 2 अलग-अलग कंपनी से करा रखा है, कंपनी ए से 10 लाख का और कंपनी बी से भी 10 लाख का। अब फैक्ट्री में आग लग गई और 10 लाख का लॉस हो गया। अब तुम क्या करोगे? क्या तुम दोनों कंपनी से 10-10 लाख क्लेम कर सकते हो, टोटल 20 लाख? बिल्कुल नहीं। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग तुम्हें सिर्फ एक्चुअल लॉस का कॉम्पनसेशन मिलेगा, और वो भी दोनों कंपनीज प्रोपोर्शनेटली शेयर करेंगी। कंपनी ए 5 लाख देगी, कंपनी बी 5 लाख देगी। तुम टोटल 10 लाख ही पाओगे, 20 लाख नहीं। अगर तुमने कंपनी ए से पूरा 10 लाख ले लिया, तो कंपनी ए कंपनी बी से 5 लाख रिकवर करेगी। ये प्रिंसिपल भी इंडेमनिटी पर बेस्ड है, तुम प्रॉफिट नहीं कमा सकते। छठा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज, जिसे लैटिन में कॉसा प्रॉक्सिमा कहते हैं। इसका मतलब है कि लॉस का जो सबसे नियरेस्ट, सबसे इमीडिएट कॉज है, वही कंसिडर किया जाएगा, न कि रिमोट या दूर का कॉज। मान लो एक शिप समुंदर में जा रही थी, तूफान आया, शिप को बचाने के लिए कैप्टन ने शिप को बीच से टकरा दिया, जिससे शिप का नुकसान हुआ। अब सवाल ये है कि लॉस का प्रॉक्सिमेट कॉज क्या है, तूफान या कैप्टन का डिसीजन? कोर्ट ने कहा कि प्रॉक्सिमेट कॉज तूफान है, कैप्टन का डिसीजन तो तूफान की वजह से आया। तूफान मरीन इंश्योरेंस में कवर्ड है, इसलिए क्लेम वैलिड हुआ। एक और एग्जाम्पल लो, एक बिल्डिंग में आग लगी, फायर ब्रिगेड ने पानी डाला, पानी से सामान खराब हो गया। अब सामान के नुकसान का प्रॉक्सिमेट कॉज क्या है, आग या पानी? प्रॉक्सिमेट कॉज आग है, क्योंकि पानी तो आग की वजह से डाला गया। आग फायर इंश्योरेंस में कवर्ड है, इसलिए पानी से हुआ नुकसान भी कवर होगा। ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है क्लेम सेटल करते वक्त। सातवां प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। इसका मतलब है कि इंश्योर्ड की ड्यूटी है
कि वो लॉस को मिनिमाइज करने की पूरी कोशिश करे। अगर आग लग गई है तो इंश्योर्ड को तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉल करना चाहिए, आग बुझाने की कोशिश करनी चाहिए, सामान बचाने की कोशिश करनी चाहिए। वो यूं ही हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा रह सकता कि इंश्योरेंस है, कंपनी भर देगी। अगर इंश्योर्ड ने लॉस मिटिगेट करने की कोशिश नहीं की और लॉस बढ़ गया तो इंश्योरेंस कंपनी एक्स्ट्रा लॉस की कंपेंसेशन देने से इनकार कर सकती है। ये प्रिंसिपल इंश्योर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दोस्तों, ये थे 7 प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। पहला, उत्मोस्ट गुड फेथ, फुल डिस्क्लोजर दोनों तरफ से। दूसरा, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, फाइनेंशियल स्टेक होना चाहिए। तीसरा, इंडेमनिटी, प्रॉफिट नहीं सिर्फ कॉम्पेंसेशन। चौथा, सबरोगेशन, कंपनी तुम्हारी लीगल राइट्स ले लेती है। पांचवा, कॉन्ट्रीब्यूशन, मल्टीपल इंश्योरर्स प्रोपोर्शनेटली शेयर। छठा, प्रॉक्सिमेट कॉज, नियरेस्ट कॉज मैटर करता है। सातवां, मिटिगेशन ऑफ लॉस, लॉस कम करने की कोशिश करना इंश्योर्ड की ड्यूटी है। इनमें से इंडेमनिटी लाइफ इंश्योरेंस में अप्लाई नहीं होता। बाकी प्रिंसिपल्स जनरली सब टाइप्स में अप्लाई होते हैं, सिचुएशन के हिसाब से। अगले स्लाइड में हम पढ़ेंगे लाइफ इंश्योरेंस। अब हम आते हैं इंश्योरेंस के पहले टाइप पर, और वो है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस शायद इंश्योरेंस का सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। लाइफ इंश्योरेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट है, तुम अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करा रहे हो। तुम्हारी डेथ के बाद तुम्हारी फैमिली को, तुम्हारे डिपेंडेंट्स को एक गारंटीड सम ऑफ मनी मिलेगा। इसका पर्पस ये नहीं कि तुम्हारी लाइफ की वैल्यू लगाई जाए, क्योंकि लाइफ की वैल्यू मनी में नहीं आंकी जा सकती। इसका पर्पस ये है कि तुम्हारी एब्सेंस में तुम्हारी फैमिली फाइनेंशियली सिक्योर रहे, उनका घर ना छूटे, उनकी एजुकेशन ना रुके, उनकी लाइफस्टाइल मेंटेन रहे। सोचो, एक आदमी है, वो अपने फैमिली का सोल ब्रेड विनर है। उसकी एक वाइफ है, 2 छोटे बच्चे हैं, माँ बाप है। अगर कल को उसे कुछ हो गया तो उसकी फैमिली का क्या होगा? घर का ईएमआई कौन भरेगा? बच्चों की स्कूल फीस कौन देगा? घर का राशन कौन लाएगा? लाइफ इंश्योरेंस यही सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है। इसलिए फाइनेंशियल एडवाइजर्स हमेशा कहते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस जरूर लो, स्पेशली अगर आपके डिपेंडेंट्स हैं। अब लाइफ इंश्योरेंस की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। पहला फीचर, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है। लाइफ की वैल्यू मनी में मेजर नहीं की जा सकती, इसलिए इंडेमनिटी प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई नहीं होता। तुम अपनी लाइफ का 1 करोड़ का इंश्योरेंस भी करा सकते हो, 5 करोड़ का भी, 10 करोड़ का भी। इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी लाइफ इंश्योरेंस में अलग तरह से अप्लाई होता है। पॉलिसी लेने के टाइम इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, लेकिन क्लेम के टाइम होना जरूरी नहीं। तुम्हारी अपनी लाइफ में अनलिमिटेड इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, तुम अपने स्पाउस की लाइफ में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी होनी चाहिए। अपने बच्चों की लाइफ में भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, लेकिन अपने दोस्त या नेबर की लाइफ में इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, अनलेस फाइनेंशियल डिपेंडेंसी हो। लाइफ इंश्योरेंस एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। ये 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल या पूरे लाइफ तक का हो सकता है। तुम एक फिक्स्ड प्रीमियम देते हो, जनरली एनुअली, और पॉलिसी के एंड में या डेथ होने पर सम अश्योर्ड प्लस बोनस मिलता है। लाइफ इंश्योरेंस एक रिस्क कवर भी है और एक सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट भी। टर्म इंश्योरेंस सिर्फ रिस्क कवर है, उसमें सर्वाइवल बेनिफिट नहीं है। लेकिन एंडोमेंट प्लान, मनी बैक प्लान, ULIP, ये रिस्क कवर के साथ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में टैक्स बेनिफिट्स भी है। सेक्शन 80C के अंडर प्रीमियम पेमेंट पर डिडक्शन मिलता है, मैक्सिमम 1.5 लाख तक, और सेक्शन 10D के अंडर मैच्योरिटी अमाउंट या डेथ क्लेम जो मिलता है वो टैक्स फ्री होता है। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस एक अच्छा टैक्स सेविंग टूल भी है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस की। पहला टाइप है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस प्योर रिस्क कवर है, प्योर प्रोटेक्शन है। इसमें तुम एक फिक्स पीरियड के लिए इंश्योरेंस लेते हो, जैसे 20 साल या 30 साल। अगर इन 20 से 30 सालों में तुम्हारी डेथ हो गई तो तुम्हारी फैमिली को सम अश्योर्ड मिल जाएगा, लेकिन अगर तुम सरवाइव कर गए तो कुछ नहीं मिलेगा, ना मैच्योरिटी ना रिटर्न। इसलिए टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम सबसे कम होता है।
30 साल के हेल्दी आदमी को 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 10,000 से 12,000 रुपए एनुअली में मिल सकता है। टर्म इंश्योरेंस मस्ट हैव है हर उस इंसान के लिए जिसके डिपेंडेंस है। दूसरा टाइप है एंडोमेंट प्लान। एंडोमेंट प्लान इंश्योरेंस प्लस सेविंग्स का कॉम्बिनेशन है। इसमें अगर पॉलिसी पीरियड में डेथ हो गई तो नॉमिनी को सम एश्योर्ड प्लस बोनस मिलेगा। अगर पॉलिसी पीरियड के एंड तक सरवाइव कर गए तो तुम्हें मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, सम एश्योर्ड प्लस एक्यूमुलेटेड बोनस। एंडोमेंट प्लान का प्रीमियम टर्म इंश्योरेंस से ज्यादा होता है क्योंकि इसमें सेविंग्स कंपोनेंट है। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो इंश्योरेंस के साथ गारंटीड रिटर्न्स भी चाहते हैं। तीसरा टाइप है होल लाइफ प्लान। इसमें कवरेज पूरे लाइफ तक रहती है, जैसे 100 साल की एज तक। डेथ होने पर नॉमिनी को सम एश्योर्ड प्लस बोनस मिलता है। इसमें मैच्योरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ डेथ बेनिफिट है। होल लाइफ प्लान उन लोगों के लिए है जो अपनी पूरी लाइफ तक अपने डिपेंडेंट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। चौथा टाइप है ULIP, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ULIP इंश्योरेंस प्लस मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट का कॉम्बिनेशन है। तुम्हारा प्रीमियम 2 पार्ट्स में बांट दिया जाता है। एक पार्ट इंश्योरेंस कवर के लिए, दूसरा पार्ट स्टॉक मार्केट या डेट मार्केट में इन्वेस्ट हो जाता है। यूलिप में रिटर्न्स गारंटीड नहीं है, मार्केट परफॉर्मेंस पर डिपेंड करते हैं। ULIP उन लोगों के लिए है जो इंश्योरेंस के साथ मार्केट रिटर्न्स भी चाहते हैं और रिस्क लेने को रेडी हैं। पांचवा टाइप है मनी बैक प्लान। मनी बैक प्लान एंडोमेंट प्लान की तरह है, लेकिन इसमें मैच्योरिटी का वेट नहीं करना पड़ता। पॉलिसी पीरियड के दौरान ही रेगुलर इंटरवल्स पर कुछ परसेंटेज ऑफ सम एश्योर्ड तुम्हें मिलता रहता है। जैसे 20 साल की पॉलिसी है तो 5वां साल में 20%, 10वां साल में 20%, 15 साल में 20% और 20वां साल में बाकी 40% प्लस बोनस। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको बीच बीच में लिक्विडिटी की जरूरत होती है। तो दोस्तों, ये था लाइफ इंश्योरेंस के टाइप्स। टर्म इंश्योरेंस सिर्फ प्रोटेक्शन, सबसे सस्ता। एंडाउमेंट प्रोटेक्शन प्लस गारंटीड रिटर्न्स। होल लाइफ लाइफ टाइम प्रोटेक्शन। यूलिप प्रोटेक्शन प्लस मार्केट रिटर्न्स। मनी बैक प्रोटेक्शन प्लस लिक्विडिटी। तुम्हारी जरूरत के हिसाब से तुम्हें डिसाइड करना है कि कौन सा प्लान लेना है। अगले स्लाइड में हम पढ़ेंगे फायर इंश्योरेंस। अब हम आते हैं इंश्योरेंस के दूसरे इंपॉर्टेंट टाइप पर, और वो है फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस का नाम सुनते ही समझ आ रहा है कि ये आग से रिलेटेड इंश्योरेंस है, लेकिन ये सिर्फ आग तक सीमित नहीं है। फायर इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी तुम्हें कॉम्पेंसेट करेगी अगर तुम्हारी इंश्योर्ड प्रॉपर्टी आग, लाइटनिंग या एक्सप्लोजन से डैमेज हो जाए। सोचो, तुम्हारी एक फैक्ट्री है, उसमें बहुत सारी मशीन्स है, रॉ मटेरियल है, फिनिश्ड गुड्स है। एक रात अचानक से शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है। आग इतनी तेज फैलती है कि पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो जाती है। तुम्हारा स्टॉक खत्म, मशीन्स खत्म, बिल्डिंग खत्म। अब तुम क्या करोगे? तुमने फायर इंश्योरेंस करा रखा है, तो तुम इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम फाइल करोगे। कंपनी का सर्वेयर आएगा, लॉस असेस करेगा और एक्चुअल लॉस के हिसाब से तुम्हें कॉम्पेंसेट किया जाएगा। तुम अपनी फैक्ट्री वापस बना सकते हो, नई मशीन्स ले सकते हो और बिजनेस रीस्टार्ट कर सकते हो। यही फायर इंश्योरेंस की पावर है। फायर इंश्योरेंस की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है। पहला फीचर, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। फायर इंश्योरेंस में इंडेमनिटी प्रिंसिपल स्ट्रिक्टली अप्लाई होता है। तुम्हें सिर्फ एक्चुअल लॉस कॉम्पेंसेट किया जाएगा, पॉलिसी अमाउंट नहीं। अगर तुम्हारी 50 लाख की फैक्ट्री में 5 लाख का लॉस हुआ तो तुम्हें 5 लाख ही मिलेंगे, 50 लाख नहीं। दूसरा फीचर, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। फायर इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट पॉलिसी लेने के टाइम भी होना चाहिए और लॉस के टाइम भी होना चाहिए। तुम उसी प्रॉपर्टी का फायर इंश्योरेंस करा सकते हो जिसमें तुम्हारा फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो, तुम्हारी अपनी फैक्ट्री, तुम्हारा अपना गोदाउन, तुम्हारी अपनी शॉप। तीसरा फीचर, जनरली 1 साल के लिए होता है। फायर इंश्योरेंस पॉलिसी जनरली 1 साल के लिए ली जाती है और हर साल रिन्यू करनी पड़ती है। इसका प्रीमियम प्रॉपर्टी की वैल्यू, रिस्क लेवल, फायर सेफ्टी मेजर्स, लोकेशन जैसे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अगर तुम्हारी फैक्ट्री में फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, फायर अलार्म है
वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम है, तो तुम्हारा प्रीमियम कम हो सकता है। चौथा फीचर, प्रॉक्सिमेट कॉज प्रिंसिपल अप्लाई होता है। अगर आग लगी और फायर ब्रिगेड ने पानी डाला, पानी से सामान खराब हो गया, तो वो सामान फायर इंश्योरेंस में कवर होगा, क्योंकि प्रॉक्सिमेट कॉज आग है। अब फायर इंश्योरेंस की क्लेम प्रोसेस क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। पहला स्टेप, जैसे ही आग लगे तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉल करो, आग बुझाने की कोशिश करो। याद रखना, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस के अंदर तुम्हारी ड्यूटी है कि लॉस को कम करने की पूरी कोशिश करो। दूसरा स्टेप, तुरंत इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करो, कॉल करो, ईमेल करो या उनके टोल फ्री नंबर पर संपर्क करो, डिले मत करो। तीसरा स्टेप, क्लेम फॉर्म फिल करो। इंश्योरेंस कंपनी तुम्हें क्लेम फॉर्म देगी, उसे प्रॉपरली फिल करो, सारे डिटेल्स दो, कब आग लगी, कैसे लगी, क्या क्या डैमेज हुआ, अप्रॉक्सीमेट लॉस कितना है। चौथा स्टेप, डॉक्यूमेंट्स सबमिट करो। इंश्योरेंस कंपनी मांगेगी फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट, पुलिस की एफआईआर अगर एप्लीकेबल, प्रॉपर्टी की फोटोज और वीडियोज, परचेज बिल्स और इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। जितने ज्यादा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस डोएं, क्लेम प्रोसेस उतनी स्मूथ होगी। पांचवां स्टेप, सर्वेयर का विजिट। इंश्योरेंस कंपनी अपना सर्वेयर भेजेगी जो एक्चुअल लॉस असेस करेगा। वो साइट विजिट करेगा, डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा, तुमसे क्वेश्चंस पूछेगा। सर्वेयर की रिपोर्ट के बेसिस पर ही क्लेम सेटल होता है। छठा स्टेप, क्लेम सेटलमेंट। सर्वेयर की रिपोर्ट के बाद इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करेगी कि कितना क्लेम देना है। अगर सब कुछ सही रहा तो क्लेम अमाउंट तुम्हारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज के भी कुछ टाइप्स होते हैं। स्पेसिफिक पॉलिसी, फिक्स्ड सम एश्योर्ड के लिए, जैसे 50 लाख की पॉलिसी। एवरेज पॉलिसी, अगर तुमने अंडर इंश्योरेंस किया, मतलब प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ है लेकिन तुमने 50 लाख का इंश्योरेंस किया, तो क्लेम में एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा, तुम्हें प्रोपोर्शनेटली कम मिलेंगे। फ्लोटिंग पॉलिसी, ये एक ही पॉलिसी मल्टीपल लोकेशंस पर गुड्स कवर करती है। रिप्लेसमेंट पॉलिसी, इसमें डेप्रिसिएशन कंसिडर नहीं होती, डैमेज हुई प्रॉपर्टी को नए से रिप्लेस करने का खर्चा मिलता है। कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी, इसमें आग के बाद बिजनेस इंटरप्शन से जो प्रॉफिट लॉस होता है वो कवर होता है। तो दोस्तों, फायर इंश्योरेंस बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, वेयरहाउसेस, शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, जहां आग का रिस्क ज्यादा है। अगले स्लाइड में हम पढ़ेंगे मरीन इंश्योरेंस। अब हम आते हैं इंश्योरेंस के तीसरे टाइप पर, और वो है मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस इंश्योरेंस की सबसे पुरानी फॉर्म है। मॉडर्न इंश्योरेंस की शुरुआत ही मरीन इंश्योरेंस से हुई थी, 17वीं सेंचुरी में लंदन के लॉयड्स कॉफी हाउस में, जहां शिप ओनर्स और मर्चेंट्स मिलकर सामुद्री जहाजों और कार्गो के रिस्क को शेयर करते थे। मरीन इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी शिप, कार्गो और फ्रेट को सामुद्री जर्नी के दौरान होने वाले रिस्क से कवर करती है। सोचो, एक इंडियन एक्सपोर्टर ने अमेरिका को 1 करोड़ का सामान भेजा। सामान मुंबई पोर्ट से शिप में लोड हुआ और अमेरिका की तरफ चला। समुंदर में तूफान आ गया, शिप डूब गई, सारा सामान खत्म। एक्सपोर्टर का 1 करोड़ का लॉस हो गया, लेकिन उसने मरीन इंश्योरेंस करा रखा था, तो इंश्योरेंस कंपनी उसे कंपेंसेट करेगी। यही मरीन इंश्योरेंस का पर्पस है। मरीन इंश्योरेंस की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। पहला फीचर, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। बाकी नॉन लाइफ इंश्योरेंसेस की तरह मरीन इंश्योरेंस में भी इंश्योर्ड को एक्चुअल लॉस ही कॉम्पेंसेट किया जाएगा, उससे प्रॉफिट नहीं होने दिया जाएगा। दूसरा फीचर, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। मरीन इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट लॉस के टाइम होना चाहिए, पॉलिसी लेने के टाइम होना जरूरी नहीं, क्योंकि मरीन इंश्योरेंस में गुड्स की ओनरशिप जर्नी के दौरान बदल सकती है। एक्सपोर्टर ने गुड्स भेजे, जर्नी में गुड्स बायर को सेल भी किए जा सकते हैं, इसलिए लॉस के टाइम जिसकी ओनरशिप हो उसी के पास इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा। तीसरा फीचर, ये जनरली वॉयेज बेस्ड होता है। एक स्पेसिफिक जर्नी के लिए पॉलिसी ली जाती है, जैसे मुंबई से लंदन तक, या टाइम बेस्ड भी हो सकती है, जैसे 1 साल के लिए। चौथा फीचर, प्रीमियम फॉरेन करेंसी में भी हो सकता है।
इंटरनेशनल ट्रेड के कारण मरीन इंश्योरेंस का प्रीमियम डॉलर या यूरो में भी लिया जा सकता है। 5वां फीचर, मरीन इंश्योरेंस 3 चीजों को कवर करता है: हुल, जहाज, कार्गो, सामान और फ्रेट, शिपिंग चार्जेस। मरीन इंश्योरेंस के 3 में टाइप्स है। पहला, हल इंश्योरेंस। हल इंश्योरेंस जहाज की बॉडी को कवर करता है, मतलब शिप के स्ट्रक्चर को। अगर शिप को नुकसान पहुंचा, जैसे कोलिजन से, तूफान से या डूब गई, तो हुल इंश्योरेंस कवर करेगा। शिप ओनर ये इंश्योरेंस लेता है। दूसरा, कार्गो इंश्योरेंस। कार्गो इंश्योरेंस गुड्स या सामान को कवर करता है जो शिप में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। एक्सपोर्टर या इंपोर्टर ये इंश्योरेंस लेता है। अगर सामान चोरी हो गया, पानी से खराब हो गया, एक्सीडेंट में डैमेज हो गया, तो कार्गो इंश्योरेंस कवर करेगा। तीसरा, फ्रेट इंश्योरेंस। फ्रेट मतलब शिपिंग चार्जेस। शिपिंग कंपनी को जो पैसा मिलता है गुड्स ट्रांसपोर्ट करने का, उसे फ्रेट कहते हैं। अगर गुड्स जर्नी के दौरान लॉस हो गए, तो शिपिंग कंपनी को फ्रेट नहीं मिलता। इस लॉस को कवर करने के लिए फ्रेट इंश्योरेंस ली जाती है। मरीन इंश्योरेंस में डिफरेंट टाइप्स की पॉलिसीज होती है। टाइम पॉलिसी, एक फिक्स्ड पीरियड के लिए, जैसे 1 साल। वॉयज पॉलिसी, एक स्पेसिफिक जर्नी के लिए, जैसे मुंबई तो दुबई। वैल्यूड पॉलिसी, पॉलिसी में ही गुड्स की वैल्यू पहले से डिसाइड कर ली जाती है। अनवैल्यूड पॉलिसी, वैल्यू लॉस के टाइम डिसाइड होती है। फ्लोटिंग पॉलिसी, एक पॉलिसी जो रेगुलर शिपमेंट्स को कवर करती है, हर शिपमेंट के लिए अलग पॉलिसी नहीं लेनी पड़ती। मरीन इंश्योरेंस में कवर्ड रिस्क्स को पेरिल्स ऑफ द सी कहते हैं, जैसे तूफान, कोलिजन, शिप का डूबना, पायरेसी, फायर, एक्सप्लोजन। लेकिन कुछ रिस्क्स एक्सक्लूडेड भी होते हैं, जैसे वॉर, विलफुल मिसकंडक्ट, इनहेरेंट डिफेक्ट। मरीन इंश्योरेंस इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट, इंटरनेशनल ट्रेड में मरीन इंश्योरेंस प्रैक्टिकली कंपल्सरी है, क्योंकि बायर और सेलर के बीच ट्रस्ट एस्टैब्लिश करता है। अगर इंश्योरेंस नहीं है और गुड्स लॉस हो गए, तो बायर बोलेगा कि मैंने पैसा दे दिया, मुझे सामान नहीं मिला। सेलर बोलेगा कि मैंने सामान भेज दिया, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। इंश्योरेंस दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो दोस्तों, मरीन इंश्योरेंस समुद्री सफर के लिए प्रोटेक्शन है और इंटरनेशनल ट्रेड का एक इंटेग्रल पार्ट है। अगले स्लाइड में हम पढ़ेंगे हेल्थ इंश्योरेंस। अब हम आते हैं इंश्योरेंस के एक ऐसे टाइप पर जो आज के टाइम में शायद सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, और वो है हेल्थ इंश्योरेंस। कोविड के बाद तो हेल्थ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ गई है। हेल्थ इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी तुम्हारे मेडिकल एक्सपेंसेस कवर करती है अगर तुम्हें इलनेस, एक्सीडेंट या हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़े। सोचो, तुम्हें अचानक से चेस्ट पेन हुआ, डॉक्टर ने कहा इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी। हॉस्पिटल का बिल आया 5 लाख रुपए। तुम्हारे पास हेल्थ इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस कंपनी ने कैशलेस फैसिलिटी के थ्रू डायरेक्टली हॉस्पिटल को पेमेंट कर दिया, या तुमने पे किया और बाद में कंपनी ने रीइंबर्स कर दिया। तुम्हारी जान भी बच गई और तुम्हारी सेविंग्स भी सेफ रही। यही हेल्थ इंश्योरेंस का मैजिक है। हेल्थ इंश्योरेंस की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। पहला फीचर, कैशलेस फैसिलिटी। आजकल ऑलमोस्ट सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के पास टाई अप्स है हॉस्पिटल्स के साथ, जिन्हें नेटवर्क हॉस्पिटल्स कहते हैं। अगर तुम इन नेटवर्क हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट करवाते हो, तो तुम्हें कैश देना नहीं पड़ता। इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली हॉस्पिटल को पे कर देती है। बस तुम्हें एडमिशन के टाइम अपना हेल्थ कार्ड या पॉलिसी नंबर देना होता है। दूसरा फीचर, प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर। हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम का एक्सपेंस नहीं कवर करता। एडमिशन से पहले के डायग्नोस्टिक टेस्ट्स, डॉक्टर कंसल्टेशंस, प्री हॉस्पिटलाइजेशन और डिस्चार्ज के बाद के फॉलोअप टेस्ट्स, मेडिसिन्स, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर होते हैं, जनरली 30 से 7 दिन तक। तीसरा फीचर, डे केयर प्रोसीजर्स। पहले हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ उन ट्रीटमेंट्स को कवर करता था जिसमें कम से कम 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता था। लेकिन आजकल बहुत सारी सर्जरीज ऐसी हैं जो डे केयर में हो जाती हैं, जैसे कैटरैक्ट सर्जरी, डायलिसिस, कीमोथेरेपी। इन्हें भी कवर किया जाता है बिना ओवरनाइट स्टे के। चौथा फीचर, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड। अगर तुम्हें पहले से कोई बीमारी है, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन,
तो पॉलिसी लेने के बाद उस बीमारी के रिलेटेड क्लेम्स के लिए एक वेटिंग पीरियड होता है, जनरली 2 से 4 साल। इस पीरियड में तुम उस बीमारी के लिए क्लेम नहीं कर सकते। 5वां फीचर, नो क्लेम बोनस। अगर तुमने पूरे साल में एक भी क्लेम नहीं किया तो इंश्योरेंस कंपनी तुम्हें रिवॉर्ड करती है, या तो सम अश्योर्ड बढ़ा देती है या प्रीमियम कम कर देती है। ये बोनस हर क्लेम फ्री साल में अक्यूमुलेट होता रहता है। 6वां फीचर, टैक्स बेनिफिट। हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर सेक्शन 80D के अंडर टैक्स डिडक्शन मिलता है। खुद के लिए 25,000 तक, पेरेंट्स के लिए 25,000 तक, सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए 50,000, तो मैक्सिमम 1 लाख तक का टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। अब हेल्थ इंश्योरेंस के टाइप्स क्या हैं? पहला टाइप है इंडिविजुअल हेल्थ प्लान। इसमें एक ही इंसान कवर होता है और सम एश्योर्ड पूरा उसी इंसान के लिए अवेलेबल होता है। अगर तुमने 5 लाख का इंडिविजुअल प्लान लिया तो तुम 5 लाख तक का क्लेम कर सकते हो। दूसरा टाइप है फैमिली फ्लोटर प्लान। इसमें एक ही प्लान में पूरा फैमिली कवर होता है, तुम, तुम्हारी स्पॉजेस, तुम्हारे बच्चे, कभी कभी पेरेंट्स भी। सम एश्योर्ड सबके बीच फ्लोट करता है, मतलब शेयर होता है। अगर तुमने 10 लाख का फैमिली फ्लोटर लिया तो किसी भी फैमिली मेंबर के ट्रीटमेंट के लिए 10 लाख तक यूज हो सकते हैं। फैमिली फ्लोटर इंडिविजुअल प्लान से जनरली सस्ता होता है। तीसरा टाइप है सीनियर सिटीजन प्लान। ये स्पेशली 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। इनमें एज रिलेटेड इलनेसेस के लिए कवर होता है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड कम होता है, लेकिन प्रीमियम ज्यादा होता है। चौथा टाइप है क्रिटिकल इलनेस प्लान। ये एक स्पेसिफिक प्लान है जो सिर्फ लिस्टेड क्रिटिकल इलनेसेस के डायग्नोसिस पर लंप सम अमाउंट देता है, जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स। ये रेगुलर हेल्थ प्लान के साथ ऐड ऑन की तरह लिया जा सकता है। इसमें हॉस्पिटलाइजेशन का वेट नहीं करना पड़ता, डायग्नोसिस होते ही अमाउंट मिल जाती है। 5वां टाइप है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस। ये कंपनीज अपने एम्प्लॉयज के लिए लेती है। कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस ग्रुप में प्रीमियम कम होता है और कवर अच्छा मिलता है। तो दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस आज के टाइम में लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। मेडिकल इन्फ्लेशन 15% एनुअली बढ़ रही है। एक सिंपल हॉस्पिटल स्टे भी हजारों रुपए का पड़ता है, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लो। अगले स्लाइड में हम पढ़ेंगे इंश्योरेंस ओम्बड्समैन और IRDAI। अब हम आते हैं इंश्योरेंस के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर, और वो है IRDAI और इंश्योरेंस ओम्बड्समैन। इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर है जिसमें पब्लिक का बहुत पैसा इन्वॉल्व होता है। उनकी लाइफ टाइम सेविंग्स होती हैं, उनके सपने होते हैं। इसलिए जरूरी है कि कोई रेगुलेटरी बॉडी हो जो इंश्योरेंस कंपनीज पर नजर रखे, इंश्योर करे कि वो फेयर प्रैक्टिसेस फॉलो करें, पॉलिसी होल्डर्स के साथ चीटिंग न हो, क्लेम्स टाइम पर सेटल हो। यही काम करता है IRDAI। IRDAI का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो गवर्नमेंट द्वारा सेटअप की गई थी 1999 में, मल्होत्रा कमेटी की रिकमेंडेशंस के बेसिस पर। IRDAI का मेन काम है इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करना, नई कंपनीज को लाइसेंस देना, एग्जिस्टिंग कंपनीज की मॉनिटरिंग करना और पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन करना। IRDAI इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को अप्रूव करता है, प्रीमियम रेट्स को मॉनिटर करता है, क्लेम सेटलमेंट रेशियो चेक करता है और अगर कोई कंपनी रूल्स तोड़ती है तो उस पर पेनल्टी लगाता है। IRDAI ने इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत रिफॉर्म्स लाए हैं, जैसे प्राइवेट कंपनीज को अलाउ करना। पहले सिर्फ LIC था लाइफ इंश्योरेंस में, सिर्फ GIC कंपनीज थी जनरल इंश्योरेंस में। FDI लिमिट बढ़ाना 74% तक, नए प्रोडक्ट्स अलाउ करना जैसे ULIP, ऑनलाइन इंश्योरेंस को प्रमोट करना। IRDAI की वजह से आज इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है। कस्टमर्स को बेटर प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, बेटर सर्विस मिल रही है। लेकिन अगर पॉलिसी होल्डर को कोई कंप्लेंट है इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ, जैसे क्लेम डिले हो रहा है, क्लेम रॉन्गली रिजेक्ट हो गया, प्रीमियम में कुछ गड़बड़ है, पॉलिसी टर्म्स गलत बताए गए, तो वो कहाँ जाए? कोर्ट में। कोर्ट का प्रोसेस लंबा है, एक्सपेंसिव है,
आम आदमी के लिए मुश्किल है। इसलिए एक ऑल्टरनेट ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाया गया, इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन। इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन एक क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी है, मतलब कोर्ट जैसी पावर्स है, लेकिन प्रोसेस सिंपल है, फास्ट है और फ्री है। पॉलिसी होल्डर को कोई फीस नहीं देनी होती। ऑम्बड्समैन के पास 30 लाख रुपए तक के क्लेम्स की कंप्लेंट सुनने की पावर है। अगर कंप्लेंट वैलिड है तो ऑम्बड्समैन अवार्ड पास करता है, जो इंश्योरेंस कंपनी के लिए बाइंडिंग होता है। लेकिन पॉलिसी होल्डर अगर अवार्ड से सैटिस्फाइड नहीं है तो वो कोर्ट जा सकता है। ऑम्बड्समैन के पास कंप्लेंट फाइल करने के लिए पहले इंश्योरेंस कंपनी में कंप्लेंट करना जरूरी है। अगर कंपनी 30 दिन में जवाब नहीं देती या जवाब अनसैटिस्फैक्ट्री है, तब ऑम्बड्समैन के पास जा सकते हैं। कंप्लेंट इंश्योरेंस कंपनी के जवाब के 1 साल के अंदर फाइल करनी होती है। अब ऑम्बड्समैन का प्रोसेस क्या है? पहला स्टेप, पॉलिसी होल्डर ऑम्बड्समैन के ऑफिस में रिटन कंप्लेंट फाइल करता है, सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ। दूसरा स्टेप, ऑम्बड्समैन कंप्लेंट को एडमिट करता है और इंश्योरेंस कंपनी को नोटिस भेजता है। तीसरा स्टेप, ऑम्बड्समैन दोनों पार्टीज के बीच मीडिएशन करता है, समझौते की कोशिश करता है। चौथा स्टेप, अगर मीडिएशन फेल हो जाती है तो ऑम्बड्समैन हियरिंग करता है, दोनों पार्टीज की बात सुनता है, एविडेंस देखता है। पांचवा स्टेप, ऑम्बड्समैन अपना अवार्ड पास करता है, जो कंप्लेंट फाइल करने के 3 महीने के अंदर आना चाहिए। अवार्ड इंश्योरेंस कंपनी के लिए बाइंडिंग है, यूज विद इन 30 डेज कंप्लाई करना होगा। पॉलिसी होल्डर अवार्ड एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट करके कोर्ट जा सकता है। इंडिया में अलग अलग सिटीज में ऑम्बड्समैन ऑफिसेज हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलोर, लखनऊ इत्यादि। पॉलिसी होल्डर अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग किसी भी ऑफिस में कंप्लेंट फाइल कर सकता है। ऑम्बड्समैन के डिसीजंस से इंश्योरेंस कंपनीज की अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है, क्लेम सेटलमेंट इंप्रूव हुआ है और पॉलिसी होल्डर्स का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ है। तो दोस्तों, IRDAI रेगुलेटर है जो इंश्योरेंस कंपनीज पर नजर रखता है। इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है जो पॉलिसी होल्डर्स की कंप्लेंट्स सॉल्व करता है। दोनों मिलकर इंश्योरेंस सेक्टर को फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाते हैं। अगले स्लाइड में हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन और पोस्टल सर्विसेज का ओवरव्यू। अब हम आते हैं बिजनेस सर्विसेज के एक और टाइप पर, और वो है कम्युनिकेशन सर्विसेज। लेकिन सबसे पहले एक क्लैरिफिकेशन, CBSE 2025 से 26 के अपडेटेड सिलेबस में कम्युनिकेशन सर्विसेज और पोस्टल सर्विसेज का टॉपिक डिलीटेड है। हाँ, सही सुना, ये टॉपिक्स अब एग्जाम के लिए नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में, बिजनेस की दुनिया में कम्युनिकेशन सर्विसेज का रोल बहुत क्रूशल है। इसलिए मैं इसका एक डिटेल्ड ओवरव्यू जरूर दूंगा, ताकि तुम्हें जनरल नॉलेज रहे, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग रहे, लेकिन एग्जाम की टेंशन मत लेना। कम्युनिकेशन सर्विसेज का सिंपल मतलब है एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन पहुंचना, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करना। बिजनेस में कम्युनिकेशन एक क्रिटिकल फंक्शन है। सोचो, एक बिजनेसमैन है, उसे अपने सप्लायर को ऑर्डर देना है, कस्टमर को कोटेशन भेजनी है, एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शन देनी है, बैंक मैनेजर से लोन डिस्कस करना है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में फॉर्म सबमिट करना है। ये सब कम्युनिकेशन के थ्रू होता है। अगर कम्युनिकेशन सर्विसेज ना हो तो बिजनेस ठप हो जाएगा। कम्युनिकेशन सर्विसेज को ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, टेलीकॉम सर्विसेज और पोस्टल सर्विसेज। पहले बात करते हैं टेलीकॉम सर्विसेज की। टेलीकॉम मतलब टेलीकम्युनिकेशन, दूर से कम्युनिकेशन। टेलीकॉम सर्विसेज वो इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज हैं जो इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में हेल्प करती है। इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर ने पिछले 20 से 25 सालों में क्रांति ला दी है। 1990 के दशक में एक फोन लाइन लेने के लिए सालों वेट करना पड़ता था। आज 10 मिनट में सिम एक्टिवेट हो जाती है। टेलीकॉम सर्विसेज के अंदर कई कंपोनेंट्स आते हैं। पहला है मोबाइल सर्विसेज। मोबाइल फोन आज हर इंसान की जरूरत बन गया है। जियो, एयरटेल, वाई, BSNL ये मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स है। मोबाइल सर्विसेज में आता है वॉइस कॉल्स, वीडियो कॉल्स, SMS, मोबाइल डेटा, इंटरनेट।
4G और 5G टेक्नोलॉजी ने तो मोबाइल इंटरनेट की स्पीड को ब्रॉडबैंड जैसा बना दिया है। आज का बिजनेसमैन अपने मोबाइल से ही ईमेल चेक कर सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स शेयर कर सकता है, पेमेंट कर सकता है। मोबाइल सर्विसेज ने बिजनेस को ट्रूली मोबाइल बना दिया है। दूसरा है फिक्स्ड लाइन सर्विसेज। पहले के टाइम में लैंडलाइन फोन होता था, जिसे हम घर का फोन कहते थे। आज भी बिजनेसेस में लैंडलाइन यूज होता है, खासकर कस्टमर केयर सेंटर्स, कॉल सेंटर्स, ऑफिसेज में। लैंडलाइन की क्वालिटी मोबाइल से बेटर होती है और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए लैंडलाइन सिस्टम यूज होता है। तीसरा है इंटरनेट सर्विसेज। इंटरनेट ने दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया है। ब्रॉडबैंड, फाइबर ऑप्टिक, वाईफाई, ये इंटरनेट सर्विसेज के फॉर्म्स हैं। इंटरनेट के थ्रू बिजनेसेस वेबसाइट्स बनाते हैं, ई कॉमर्स करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, ईमेल करते हैं। इंटरनेट के बिना आज की मॉडर्न इकोनॉमी इमेजिन नहीं की जा सकती। चौथा है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। दूर दाराज के एरियाज में जहां मोबाइल टावर्स नहीं है, वहां सैटेलाइट फोन्स यूज होते हैं। मैरीटाइम कम्युनिकेशन, एविएशन कम्युनिकेशन, डिफेंस कम्युनिकेशन, इसमें सैटेलाइट का यूज होता है। पांचवा है डेटा सर्विसेज। बिजनेसेस बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर करते हैं, डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, वीडियोस, सॉफ्टवेयर। इसके लिए हाई स्पीड डेटा सर्विसेज चाहिए। लीज्ड लाइंस, वीपीएन, क्लाउड स्टोरेज, ये डेटा सर्विसेज के एग्जाम्पल्स हैं। टेलीकॉम सर्विसेज बिजनेस को क्या फायदे देती है? पहला फायदा स्पीड। कम्युनिकेशन इंस्टेंट हो गया है। पहले चिट्ठी भेजने में हफ्ते लगते थे, आज ईमेल सेकंड में पहुंच जाती है। दूसरा फायदा कॉस्ट रिडक्शन। इंटरनेशनल कॉल्स पहले बहुत महंगे थे, आज व्हाट्सएप कॉल फ्री है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ने ट्रैवल कॉस्ट बचा दी है। तीसरा फायदा रीच। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर किसी भी कस्टमर तक पहुंच सकते हो। चौथा फायदा एफिशिएंसी। क्विक कम्युनिकेशन से डिसीजंस जल्दी होते हैं, प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व होती हैं, कस्टमर सर्विस बेटर होती है। अब बात करते हैं पोस्टल सर्विसेज की। पोस्टल सर्विसेज इंडिया पोस्ट के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। इंडिया पोस्ट दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है, जिसके 1.5 लाख से ज्यादा पोस्ट ऑफिसेज है पूरे देश में, जिसमें से ज्यादातर रूरल एरियाज में है। पोस्टल सर्विसेज सिर्फ चिट्ठी पहुंचाने तक सीमित नहीं है, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस प्रोवाइडर बन गया है। पोस्टल सर्विसेज के कई कंपोनेंट्स हैं। पहला, मेल सर्विसेज। ऑर्डिनरी पोस्ट, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, ये मेल सर्विसेज है। स्पीड पोस्ट देश के अंदर 1 से 3 दिन में डिलीवरी करता है। रजिस्टर्ड पोस्ट में डिलीवरी का प्रूफ मिलता है, इसलिए लीगल डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए यूज होता है। दूसरा, फाइनेंशियल सर्विसेज। इंडिया पोस्ट कई तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट, एक सिंपल सेविंग्स अकाउंट जैसा। रिकरिंग डिपॉजिट, हर महीने थोड़ा पैसा जमा करो। मंथली इनकम स्कीम, एक लंप सम जमा करो, हर महीने इंटरेस्ट आता है। पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, टैक्स सेविंग के साथ लॉन्ग टर्म सेविंग्स। सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी के फ्यूचर के लिए। किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये सब पोस्ट ऑफिस के थ्रू मिलते हैं। तीसरा, पार्सल सर्विसेज। डोमेस्टिक पार्सल्स, इंटरनेशनल पार्सल्स, courier सर्विसेज। आजकल ई कॉमर्स कंपनीज भी डिलीवरी के लिए इंडिया पोस्ट का यूज करती है। चौथा, अदर सर्विसेज। आधार अपडेटेशन, पासपोर्ट सेवा केंद्र, इंश्योरेंस, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, बिल पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज। इंडिया पोस्ट ने अपने सर्विसेज को डाइवर्सिफाई कर लिया है। पोस्टल सर्विसेज की इंपॉर्टेंस क्या है? पहला, रीच। इंडिया पोस्ट देश के हर गांव तक पहुंचता है, जहां प्राइवेट कुरियर कंपनीज नहीं जाती। दूसरा, ट्रस्ट। इंडिया पोस्ट एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लोगों का इसमें ट्रस्ट है। तीसरा, अफोर्डेबिलिटी। पोस्टल सर्विसेज की रेट्स प्राइवेट कुरियर से कम है। चौथा, फाइनेंशियल इंक्लूजन। पोस्ट ऑफिस के थ्रू बैंकिंग सर्विसेज रूरल एरियाज तक पहुंचती हैं। तो दोस्तों, कम्युनिकेशन सर्विसेज, चाहे टेलीकॉम हो या पोस्टल, बिजनेस की नर्वस सिस्टम है।
इनके बिना बिजनेस ठप हो जाएगा। लेकिन CBSE 2025 से 26 के सिलेबस में ये टॉपिक्स डिलीटेड हैं। इसलिए एग्जाम के लिए डिटेल में नहीं पढ़ने, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए जानना जरूरी है। अगले स्लाइड में हम पूरे चैप्टर का समरी करेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो दोस्तों, आज की ये मैराथन क्लास कंप्लीट होने वाली है। चलो एक बार पूरे चैप्टर का समरी करते हैं ताकि जो सीखा वो अच्छे से सेट हो जाए। आज हमने चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज का वन शॉट किया। बिजनेस सर्विसेज वो सर्विसेज हैं जो बिजनेस को चलाने में हेल्प करती हैं, उनकी बैकबोन होती हैं। हमने पहले बैंकिंग पढ़ा। बैंकिंग एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिट्स लेती है, लोन्स देती है और पेमेंट ट्रांजैक्शंस फैसिलिटेट करती है। बैंक्स 4 टाइप्स की होती हैं: कमर्शियल बैंक्स, SBI, HDFC, कोऑपरेटिव बैंक्स, स्पेशलाइज्ड बैंक्स, नाबार्ड, SIDBI और सेंट्रल बैंक RBI। बैंक अकाउंट्स 4 मेन टाइप्स के होते हैं: सेविंग्स अकाउंट, इंटरेस्ट के साथ जनरल पब्लिक के लिए; करंट अकाउंट, नो इंटरेस्ट अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस बिजनेस के लिए; फिक्स्ड डिपॉजिट, लंप सम, फिक्स्ड पीरियड, हाई इंटरेस्ट; और रिकरिंग डिपॉजिट, मंथली सेविंग्स, फिक्स्ड पीरियड, गुड इंटरेस्ट। फिर हमने बैंकिंग सर्विसेज पढ़ी। ओवरड्राफ्ट, करंट अकाउंट बैलेंस से ज्यादा निकालना, शॉर्ट टर्म; कैश क्रेडिट, स्टॉक के अगेंस्ट लोन, वर्किंग कैपिटल के लिए; बैंक ड्राफ्ट, बैंक गारंटीड पेमेंट, नो बाउंस रिस्क; और चेक, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कन्वीनियंट लेकिन बाउंस रिस्क। फिर हमने ई बैंकिंग पढ़ा। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, UPI, गूगल पे, फोन पे, ATM और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, NEFT, RTGS, IMPS। ई बैंकिंग के फायदे हैं: कन्वीनियंस, 24/7 अवेलेबिलिटी, टाइम सेविंग, लो कॉस्ट, पेपरलेस। लेकिन रिस्क्स भी है: फिशिंग, विशिंग, स्किमिंग, मैलवेयर, शोल्डर सर्फिंग। इसलिए प्रिकॉशंस जरूरी है। पासवर्ड, OTP, CVV, पिन कभी शेयर नहीं करना। पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग नहीं करना। बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट ही यूज करना। फिर हमने इंश्योरेंस पढ़ा। इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम के बदले लॉस कॉम्पनसेट करती है। इंश्योरेंस के साथ प्रिंसिपल्स हैं: utmost good faith, full disclosure; insurable interest, financial stake; indemnity, no profit, only compensation; subrogation, company legal rights ले लेती है; contribution, multiple insurers share; proximate cause, nearest cause matters; और mitigation of loss कम करने की कोशिश। फिर हमने इंश्योरेंस के टाइप्स पढ़े। लाइफ इंश्योरेंस, टर्म, प्योर प्रोटेक्शन, cheapest; endowment, protection plus savings; whole life, lifetime cover; ULIP, protection plus market returns; money back, liquidity; fire insurance, प्रॉपर्टी को आग से कवर करता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, क्लेम प्रोसेस में इन्फॉर्म करना, डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना, सर्वेयर विजिट, सेटलमेंट। मरीन इंश्योरेंस, शिप, हल, कार्गो, गुड्स और फ्रेट, शिपिंग चार्जेस को कवर करता है, इंटरनेशनल ट्रेड में कंपल्सरी है। हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल एक्सपेंसेस कवर करता है, cashless facility, pre-post hospitalization cover, daycare procedures, no claim bonus, tax benefit under 80D. Types: individual, family floater, senior citizen, critical illness, group. फिर हमने ERDAI और इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन के बारे में पढ़ा। IRDAI रेगुलेटर है जो इंश्योरेंस कंपनीज को लाइसेंस देता है, मॉनिटर करता है, पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है। इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है।
30 लाख तक की कंप्लेंट्स फ्री में सुनता है। अवार्ड कंपनी के लिए बाइंडिंग होता है। और आखिर में हमने कम्युनिकेशन और पोस्टल सर्विसेज का ओवरव्यू लिया। अब एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो तुम्हें डेफिनेटली प्रिपेयर करने चाहिए। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स। ये 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। चारों अकाउंट्स की फीचर्स, इंटरेस्ट रेट्स, यूजर्स लिखने हैं। दूसरा क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। ये 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। टेबल फॉर्मेट में डिफरेंसेस लिखने हैं। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज ई बैंकिंग? एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, बेनिफिट्स एंड प्रिकॉशंस। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। ये 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। सारे 7 प्रिंसिपल्स एक एक लाइन की एक्सप्लेनेशन के साथ। पांचवा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। ये 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन, व्हाट इज फायर इंश्योरेंस? एक्सप्लेन इट्स फीचर्स एंड क्लेम प्रोसेस। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइफ, फायर एंड मरीन इंश्योरेंस। ये 5 मार्क्स का कंपैरिजन टेबल क्वेश्चन है। आठवां क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन IRDAI एंड इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। मैं हूं तुम्हारी डिजिटल बेस्टी डॉली AI, माइलस्टोन द लर्निंग हब ऑफ इंडिया से। ये क्लास कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली क्लास में चैप्टर 5 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, सीखते रहो, मुस्कुराते रहो। बाय।